वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आज के इस सेशन में हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 10th पॉलिटिकल साइंस फेडरलिज्म के टॉप 40 एमसीक्यूज एंड दिस वेरी सेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज फॉर द जनरल इंफॉर्मेशन अबाउट द टॉपिक फेडरलिज्म। सो विदाउट वेस्टिंग योर प्रीशियस टाइम लेट अस वी गेट स्टार्टेड। The first question of this session: a system of government in which power is divided between a central authority and various constituent units of the country is called। उस सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को क्या कहा जाता है जहां पर पावर उसको डिवाइड किया जाए सेंट्रल गवर्नमेंट के दरमियान एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स जिनको हम स्टेट गवर्नमेंट्स के नाम से भी जानते हैं। तो द राइट आंसर ऑफ दिस वेरी क्वेश्चन इज उस सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को हम फेडरल सिस्टम या फेडरलिज्म के नाम से जानते हैं। तो राइट आंसर हमारा सी पार्ट फेडरलिज्म रहेगा। फेडरलिज्म में ही हम पावर्स को डिवाइड करते हैं बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट गवर्नमेंट। सेकंड क्वेश्चन: डैश डैश लीडर्स वांट श्रीलंका टू बिकम ए फेडरल सिस्टम। किस एथनिक ग्रुप के लीडर्स चाहते थे कि जो श्रीलंका में सिविल वार हुआ था लेकिन वो डिमांड करते थे कि श्रीलंका जो है ये एक फेडरल कंट्री बननी चाहिए? क्या ये तमिल्स की डिमांड थी, क्या ये सिन्हालास की डिमांड थी, या ये बंगालीज की डिमांड थी? तो क्वेश्चन हमने पढ़ा हुआ था कि जो तमिल प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी श्रीलंका में, वही तमिल्स जो थे जिन्होंने LTTE बनाया था एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन, वही डिमांड कर रही थी। तमिल leaders wanted Sri Lanka to become a federal country. Third question of this session: how many countries of the world's 192 countries have federal political system? वर्ल्ड में 192 सॉवरेन कंट्रीज मानी जाती हैं। इनमें से हमने यहाँ पर कहना है कि कितनी वर्ल्ड की वो कंट्रीज हैं जिन कंट्रीज में फेडरल पॉलिटिकल सिस्टम एप्लीकेबल है। तो द राइट आंसर ऑफ दिस वेरी क्वेश्चन इज 25 कंट्रीज हैं वर्ल्ड में जहां पर फेडरल मॉडल एप्लीकेबल है। क्वेश्चन नंबर 4: ए फेडरेशन हैज हाउ मेनी लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट? तो एक फेडरल कंट्री जो होती है कम से कम कितनी लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट वहां पर हुआ करती है? तो हमने यहां पर पढ़ा हुआ है एक फेडरल कंट्री में कम से कम 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट का होना जरूरी है, सेंट्रल लेवल एंड स्टेट लेवल। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा 2 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट होना जरूरी है एक फेडरल कंट्री में। क्वेश्चन नंबर 5: द एरिया ओवर विच समवन हैज लीगल अथॉरिटी, उसे क्या कहा जाता है? जिस एरिया में किसी भी इंडिविजुअल की, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, किसी भी डोमेन का लीगल अथॉरिटी होता है तो उसे हम क्या नाम देते हैं? दैट वेरी सिस्टम इज कॉल्ड ज्यूरिसडिक्शन। जस्ट लाइक स्टेट के पास ज्यूरिसडिक्शन है स्टेट लिस्ट पर लॉ बनाने का, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज्यूरिसडिक्शन है यूनियन लिस्ट पर लॉ बनाने का, या सुप्रीम कोर्ट के पास पूरी कंट्री ज्यूरिसडिक्शन इसकी मानी जाती है। जो हाई कोर्ट है एक स्टेट हाई कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ दिस सेशन: द डैश डैश डिक्लेयर्ड इंडिया एज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो इंडिया को डिक्लेयर किया गया है यूनियन ऑफ स्टेट्स। हमारा आर्टिकल 1 जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है ये इसके साथ डील करता है इंडिया एज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो ये किसने डिक्लेयर किया हुआ है? क्या पार्लियामेंट के जरिए कहा गया है ये, क्या सुप्रीम कोर्ट के जरिए कहा गया है, या कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए कहा गया है? तो अभी हमने यहाँ पर समझा कि आर्टिकल 1 डील करता है, डिक्लेयर करता है इंडिया एज ए यूनियन ऑफ स्टेट। सो वी मस्ट नो दैट आर्टिकल 1 इज इनलिस्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो इस क्वेश्चन का हमारा जो राइट आंसर है दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्ड इंडिया एज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। Question number 7: which of the following does not involve independent states coming together on their own to form a bigger unit? तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि ये जो यहाँ पर 4 ऑप्शंस दी हुई हैं, 4 कंट्रीज दी हुई हैं, इनमें से कौन सी कंट्री कमिंग टुगेदर फेडरल मॉडल अप्लाई नहीं कर रही है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दैट इज इंडिया। इंडिया में होल्डिंग टुगेदर वाला मॉडल है, यहाँ पर कमिंग टुगेदर वाला मॉडल नहीं है। वाइल एज जो USA, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पर हमारे पास कमिंग टुगेदर मॉडल वाला फेडरल मॉडल एप्लीकेबल है। क्वेश्चन नंबर 8: गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ए सब्जेक्ट अंडर द रेसिडरी लिस्ट। तो यहां पर कहा जाता है कि जो हमारे पास लिस्ट सिस्टम है यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, इसके बाद कुछ सब्जेक्ट्स वो हैं जो ना ही यूनियन लिस्ट में, ना ही स्टेट लिस्ट में, ना ही कंकरेंट लिस्ट में आते हैं, उनको हमने रखा हुआ है रेसिडरी सब्जेक्ट्स में। और ये जो रेसिडरी लिस्ट है ये यूनियन लेजिस्लेशन में आता है। तो हमने यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है कौन सा सब्जेक्ट रेसिडरी लिस्ट का पार्ट है। क्या करेंसी है, क्या इरिगेशन है, क्या कंप्यूटर एंड सॉफ्टवेयर
सॉफ्टवेयर है क्या कॉमर्स है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दैट इज कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। रेसिडरी लिस्ट हम उस सब्जेक्ट्स या उन लिस्ट्स को कहते हैं जिनका ओरिजिन नहीं हुआ था जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फ्रेम की गई थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा हमारा सी पार्ट कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। Question number 9. The Indian Constitution is a dash dash fold distribution of legislative powers between the union government and the state government. क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट दिया हुआ है वो किस शेप में दिया हुआ है। क्वेश्चन हमने पढ़ा हुआ है कि जो थ्री फोल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ लिस्ट दिया हुआ है दैट इज यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। सेवंथ शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील करता है डिवीजन ऑफ पावर से। Question number 10. Which list includes subjects of national importance such as defense of the country, foreign affairs, banking, communication and currency? तो कौन सा लिस्ट है जिसमें मैटर्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस हैं जैसे डिफेंस आता है, फॉरेन अफेयर्स आता है, बैंकिंग आता है, कम्युनिकेशन आता है, करेंसी आता है। तो जब मैटर्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस है तो हमने सीधा यहाँ पर याद रखना है यूनियन लिस्ट में ये वाली सब्जेक्ट्स आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11. विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट द यूनियन लिस्ट? क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि इन सभी ऑप्शंस को पढ़ने के बाद कौन सा वाला ऑप्शन गलत है यूनियन लिस्ट के रिलेटेड। तो वही हमारा आंसर रहेगा। फर्स्ट ऑप्शन क्या है? इट इंक्लूड्स सब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस सच एज डिफेंस ऑफ द कंट्री, फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग, कम्युनिकेशन एंड करेंसी। ये जो फर्स्ट ऑप्शन है ये बिल्कुल राइट ऑप्शन है। Second option, they are included in the list because we need a uniform policy on these matters throughout the country. तो यूनियन लिस्ट में सही बात है उन्हीं सब्जेक्ट्स को रखा गया है जहां पर हमें यूनियन या यूनिफॉर्म लेजिस्लेशन चाहिए। तो सेकंड ऑप्शन भी हमारा सही रहेगा। थर्ड ऑप्शन, द यूनियन गवर्नमेंट alone can make laws relating to the subjects mentioned in the union list. तो ये भी सही है। यूनियन लिस्ट में जितने भी सब्जेक्ट्स दी हुई हैं तो वहां पर यूनियन गवर्नमेंट ही लॉ बना सकती है। तो तब हम ये कहेंगे कि हमारे जो सभी ऑप्शन हैं ये राइट ऑप्शन है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा दैट इज नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई भी गलत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12. हु हैज द पावर टू लेजिस्लेट ऑन द रेसिडरी सब्जेक्ट्स? तो रेसिडरी सब्जेक्ट्स अभी हमने पढ़े वो सब्जेक्ट्स जो किसी भी तीन लिस्ट्स में से नहीं दिए गई हैं। तो ये जो रेसिडरी सब्जेक्ट्स हैं इन पर लेजिस्लेशन बनाने का राइट जो है वो यूनियन गवर्नमेंट के पास ही है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दैट इज बी पार्ट, यूनियन। Question number 13. Which list contains subjects of state and the local importance such as police, trade, commerce, agriculture and irrigation? तो ये जो state and local matters के importance जो matters हैं इनको रखा जाता है state list में। तो इस question का जो right answer है that is state list. क्वेश्चन नंबर 14. आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट से रिलेटेड स्टेटमेंट दी हुई है, हमने आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा स्टेटमेंट गलत स्टेटमेंट है। फर्स्ट स्टेटमेंट, it includes subjects of common interest to both the union government as well as the state government। ये वाला जो ऑप्शन है राइट स्टेटमेंट है। सेकंड ऑप्शन, द लिस्ट इंक्लूड्स एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियंस, मैरिज, एडॉप्शन एंड द सक्सेशन। दूसरा ऑप्शन भी राइट है। बोथ द यूनियन एज वेल एज द स्टेट गवर्नमेंट्स कैन मेक लॉज ऑन द सब्जेक्ट्स मेंशन्ड इन दिस लिस्ट। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इफ देयर लॉ कन्फ्लिक्ट्स विद ईच अदर द लॉ नीड बाय द स्टेट गवर्नमेंट विल बी कंसिडर्ड। तो ये वाला जो ऑप्शन है ऑप्शन डी ये गलत है। गलत क्यों है? यहां पर होना चाहिए था इफ देयर लॉ कन्फ्लिक्ट्स विद वन अनदर देन लॉ नीड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट विल बी कंसिडर्ड। ये ऑप्शन होना चाहिए था, इसलिए यहां पर लिखा हुआ है स्टेट गवर्नमेंट, तो ये यहां पर गलत ऑप्शन हो जाएगा। तो हमारा जो आंसर है दैट इज डी पार्ट। क्वेश्चन 15. लिंग्विस्टिक स्टेट्स आर बेस्ड ऑन। लिंग्विस्टिक स्टेट जो बनाई जाती है ऑन द बेस ऑफ व्हाट बनाई जाती है? ऑन द बेस ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज की बुनियाद पर जब स्टेटहुड दिया जाएगा तो वो कहलाएगी लिंग्विस्टिक स्टेट। जैसे पहली स्टेट आंध्रा 1953 में बनाई गई थी बाई बाइफरकेटिंग द तेलुगु स्पीकिंग विद इन द मद्रास स्टेट। क्वेश्चन नंबर 16. In Indian Constitution, which language was identified as the official language? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने पहले किस लैंग्वेज को आइडेंटिफाई किया था ऑफिशियल लैंग्वेज? तो क्वेश्चन हमने पढ़ा हुआ था, हिंदी को डिक्लेयर किया गया था ऑफिशियल लैंग्वेज। लेटर ऑन इंग्लिश को भी कंटिन्यू किया गया एज एन एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज।
क्वेश्चन नंबर 17, हिंदी इज द मदर टंग ऑफ ओनली अबाउट डैश डैश परसेंट ऑफ द इंडियंस। हिंदी जो है ये इंडियन पॉपुलेशन की कितनी परसेंटेज की मदर टंग मानी जाती है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दैट इज 40% की जो पॉपुलेशन है, 40% की जो पॉपुलेशन है ये हिंदी अपनी मदर टंग मानते हैं। तो 40% ही पॉपुलेशन हिंदी को रिप्रेजेंट कर रही है। Question number 18. A government formed by coming together of at least two political parties is called what? तो जो गवर्नमेंट दो या दो से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज के जरिए बनाई जाती है उस गवर्नमेंट को हम कहते हैं कोalition गवर्नमेंट। तो जब इलेक्शन के बाद किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के पास मेजॉरिटी नहीं होती है तो उसके बाद दो या दो से ज़्यादा पार्टीज कंबाइन होकर गवर्नमेंट बनाती हैं तो वो वाली गवर्नमेंट कोalition गवर्नमेंट के नाम से हम जानते हैं। Question number 19. According to Constitution, the use of English for official purposes was to stop in. Constitution के हिसाब से English for official purposes के लिए खत्म होना था, डिसकंटिन्यू इंग्लिश को होना था। कब? 1965 में। तो 1965 में इंग्लिश को डिसकंटिन्यू होना था, लेकिन उसके बाद जो इंडिया है पर्टिकुलरली फ्रॉम द साउथ इंडिया प्रोटेस्ट रिवोल्ट देखना पड़ा। फाइनली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एग्री करते हैं तो इंग्लिश को भी एज एन एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर की जाती है आफ्टर 1965। Question number 20. Besides Hindi, there are dash dash other languages recognized as scheduled languages by the Constitution. हिंदी के बगैर कितनी लैंग्वेजेस scheduled लैंग्वेज डिक्लेयर की गई है 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में? तो 22 लैंग्वेजेस हमारी सभी हैं। अब जब हिंदी भी है तो हिंदी के बगैर और 22 लैंग्वेजेस हमारी scheduled लैंग्वेजेस मानी जाती हैं। Question number 21. States too have their own official languages and government work टेक्स प्लेस इन द ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ द कंसर्नर स्टेट। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है ट्रू है कि फॉल्स है? हमने पढ़ा हुआ है कि स्टेट गवर्नमेंट्स को भी अथोराइज किया हुआ है कि वो भी अपनी स्टेट के लिंग्विस्टिक ग्रुप्स को रिप्रेजेंटेशन देने के लिए स्टेट लैंग्वेजेस को भी डिक्लेयर कर सकते हैं। तो फाइनली ये जो स्टेटमेंट हमारा है ये ट्रू स्टेटमेंट बनता है। Question number 22. The Constitution was amended to make the third tier of democracy more powerful and effective in year dash dash. तो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया जाता है और जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है डेमोक्रेसी एट द ग्रास रूट लेवल लाया जाता है, रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट लाया जाता है, अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट सिस्टम लाया जाता है। तो ये कब लाया जाता है? 1992 में विद इफेक्ट फ्रॉम 1993। क्वेश्चन नंबर 23. ग्राम पंचायत इज द डिसीजन मेकिंग बॉडी फॉर द इंटायर डैश डैश। ग्राम पंचायत जो एक डिसीजन मेकिंग बॉडी है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की, किस लेवल पर ये फंक्शन करती है? वेदर इट इज दिस स्टेट लेवल, इज दिस डिस्ट्रिक्ट लेवल और इज दिस विलेज लेवल। तो ग्राम पंचायत ग्राम सभा के जरिए इलेक्ट किया जाता है और फंक्शन करता है एट द विलेज लेवल। Question number 24. The members of the Panchayat Samiti representatives are elected by all the dash dash in that area. तो जो मेंबर्स ऑफ द पंचायत समिति है ये जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं इनको इलेक्ट किया जाता है बाय द पंचायत मेंबर्स ऑफ द कंसर्नड ब्लॉक और बाय द पंचायत मेंबर्स ऑफ द कंसर्नड पंचायत समिति। क्वेश्चन नंबर 25. कंसिडर द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट्स। दो स्टेटमेंट्स हमें दी हुई हैं, हमने यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है कौन सा वाला फॉल्स है। फर्स्ट स्टेटमेंट, ऑल द पंचायत समिटीज और द मंडल पंचायत इन ए डिस्ट्रिक्ट टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द जिला परिषद एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। पहला स्टेटमेंट सही है, पंचायत समिटीज के जरिए ही जिला परिषद बनाया जाता है। दूसरा स्टेटमेंट, members of the Lok Sabha, members of the legislative assemblies that is called MLA of the district and some other officials of other district level bodies or members of the जिला परिषद। दूसरा स्टेटमेंट भी हमारा वैलिड स्टेटमेंट है। तो हमारा जो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा दैट इज बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 26. हु इज द पॉलिटिकल हेड ऑफ द म्यूनसिपलिटी। म्यूनसिपलिटी का पॉलिटिकल हेड किसे कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दैट इज म्यूनसिपल चेयरपर्सन जो होते हैं वही कहलाते हैं हेड ऑफ द म्यूनसिपलिटी। क्वेश्चन नंबर 27. रूरल लोकल गवर्नमेंट इज पॉपुलरली नोन बाय द नेम ऑफ पंचायत राज। जो रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है इसे हम पंचायत राज के नाम से भी जानते हैं। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या ये फॉल्स है? तो ये जो स्टेटमेंट है दैट इज ट्रू स्टेटमेंट।
क्वेश्चन नंबर 28, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। नीचे हमारे पास चार स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। स्टेटमेंट्स को पढ़ने के बाद इनकरेक्ट वाला हमारा आंसर रहेगा। प्राइम मिनिस्टर रनस द कंट्री, पहला स्टेटमेंट सही है। प्राइम मिनिस्टर इज द रियल अथॉरिटी, सो उन्हीं के जरिए कंट्री को रन किया जाता है। दूसरा स्टेटमेंट, चीफ मिनिस्टर रनस द स्टेट, ये वाला स्टेटमेंट भी सही है। चीफ मिनिस्टर इज द रियल हेड ऑफ द स्टेट, तो इनके जरिए स्टेट को रन किया जाता है। चेयरपर्सन ऑफ द जिला परिषद रनस द डिस्ट्रिक्ट, ये वाला स्टेटमेंट गलत है। चेयरपर्सन ऑफ द जिला परिषद इज द हेड ऑफ द जिला परिषद, न कि हेड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। फाइनली ये वाला ऑप्शन फिलहाल के लिए गलत है। फोर्थ वाला भी पढ़ते हैं। डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और कलेक्टर एडमिनिस्ट्रेटर्स द डिस्ट्रिक्ट, तो ये वाला स्टेटमेंट भी सही है। तो हमारा जो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन सी, चेयरपर्सन ऑफ जिला परिषद रनस द डिस्ट्रिक्ट, ये वाला स्टेटमेंट इनवैलिड स्टेटमेंट है, तो यही हमारा आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 29, Pokhran, the place where India conducted its first nuclear test, lies in which state of India? पोखरान जो है यहाँ पर इंडिया ने अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया था ज्यूरिंग द टेनवर ऑफ अटल बिहारी वाजपेयी। तो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा जाता है जो पोखरान का रीजन है ये किस डिस्ट्रिक्ट में, यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा जाता है कि ये जो पोखरान का रीजन है ये किस स्टेट में पड़ता है, तो ये पड़ता है राजस्थान स्टेट में। तो आपके लिए यहाँ पर होमवर्क है, ये जो पोखरान का जो न्यूक्लियर टेस्ट किया गया था इस ऑपरेशन को एक कोड नाम दिया गया था, वो जो कोड नाम है उसमें वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 30, द क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स वाज द फर्स्ट एंड द मेजर टेस्ट फॉर द डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इन आवर कंट्री। लिंग्विस्टिक स्टेट्स को बनाना ये इंडिया के लिए या इंडियन डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स के लिए एक चैलेंज था या फर्स्ट मेजर टेस्ट था। ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 31, ए सिटी कॉल्ड पोर्टो एलेग्री इज ए सिटी इन विच कंट्री। ये जो सिटी है किस कंट्री में लोकेटेड है, ये लोकेटेड है ब्राज़ील में। यहाँ पर एक सिस्टम ऑफ मॉडल था जहाँ पर डिसेंट्रलाइजेशन सिस्टम को कंबाइन किया हुआ था पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी में। इसका मतलब ये था कि जिस तरह से ग्राम सभा फंक्शन करता था एट द विलेज लेवल, इसी तरह से जो अर्बन गवर्नमेंट थी वहाँ पर भी जो सिटी की पॉपुलेशन थी वो भी ग्राम सभा की तरह डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर सकते थे। तो इस तरह से ब्राज़ील का नाम भी इस वाली चैप्टर में इसलिए आया हुआ है। In which state of India an experiment took place in which ordinary people have participated in making a plan for the development of their locality? तो जिस तरह से ब्राज़ील का मॉडल था जहां पर सिटी की पॉपुलेशन डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर रही थी, तो इसी तरह का एक मॉडल इंडियन स्टेट के जरिए भी अपनाया गया था। तो क्वेश्चन में पूछा जाता है कि कौन सी इंडियन स्टेट थी जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था कि एक प्लान बनाया गया था फॉर द डेवलपमेंट ऑफ देयर लोकेलिटी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दैट इज केरला, सी पार्ट। तो केरला ने भी जो ब्राज़ील के पैटर्न की लोकल सेल्फ गवर्नमेंट थी वो वाला मॉडल अपने स्टेट में अप्लाई किया था। क्वेश्चन नंबर 33, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द यूनिटरी सिस्टम। यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को हमने पढ़ा हुआ है और यहाँ पर हमारे पास चार स्टेटमेंट्स दी हुई हैं। इन चार स्टेटमेंट्स को पढ़ने के बाद हमने जज करना है कौन सा स्टेटमेंट यूनिटरी सिस्टम को फॉलो नहीं करता है। पहला स्टेटमेंट, देयर इज ओनली वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट और द सब यूनिट्स आर सबऑर्डिनेट टू सेंट्रल गवर्नमेंट। पहला स्टेटमेंट सही है। यूनिटरी सिस्टम में या तो एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट ही होती है या बाकी जो स्टेट गवर्नमेंट्स बनाई जाती हैं वो काम करते हैं अंडर द सबऑर्डिनेशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट, द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन पास एन ऑर्डर टू प्रोविंशियल ऑल द लोकल गवर्नमेंट। सेकंड स्टेटमेंट भी सही स्टेटमेंट है। द सेंटर गवर्नमेंट इज सुप्रीम एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स एक्सरसाइज ओनली पावर्स दैट द सेंटर गवर्नमेंट हैज डेलीगेटेड टू देम। तो सुप्रीम होती है यूनिटरी गवर्नमेंट में सेंटर गवर्नमेंट ही, और जो स्टेट गवर्नमेंट है उनको वही पावर्स दिए जाते हैं जो सेंटर गवर्नमेंट के जरिए उनको एथोराइज किया जाता है। फोर्थ स्टेटमेंट, the powers of subordinates means states cannot be broadened or narrowed by the central government। तो ये वाला स्टेटमेंट रॉन्ग स्टेटमेंट है क्योंकि यहाँ पर सेंटर गवर्नमेंट ही तय करती है कि जो सबऑर्डिनेट्स हैं दैट मीन्स स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उनके पावर्स किस हद तक रखे जाएंगे ये डिक्लेयर करेगा सेंटर गवर्नमेंट ही। तो यहाँ पर ये वाला जो स्टेटमेंट है ये इनवैलिड स्टेटमेंट है। तो हमारा जो आंसर है दैट इज डी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 34, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। तो क्वेश्चन नंबर 34 में हमने
करेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है। व्हेन पावर इज टेकन अवे फ्रॉम द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट एंड गिवन टू लोकल गवर्नमेंट इट इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। पढ़ा हुआ है हमने, जब सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट्स के पावर कम करके लोकल लेवल तक दिए जाएं तो उसे हम कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। ऑप्शन राइट है। Second option, the basic idea behind decentralization is that there are a large number of problems and issues which are best settled at the local level। दूसरा स्टेटमेंट भी वैलिड है कि जो लोकल लेवल की प्रॉब्लम्स हैं उनको लोकल पॉपुलेशन के जरिए ही हल किया जा सकता है। थर्ड स्टेटमेंट, लोकल पीपल कैन आल्सो डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन द डिसीजन मेकिंग। और जब हम लोकल पॉपुलेशन के साथ पावर को शेयर करते हैं, हम इनको एथोराइज करते हैं कि ये डिसीजन मेकिंग में डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो हमारे जो तीनों स्टेटमेंट हैं ये राइट है। तो हमारा जो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा दैट इज ऑल ऑफ द एबो स्टेटमेंट्स आर ट्रू। क्वेश्चन नंबर 35, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट यूनियन टेरिटरीज। तो यूनियन टेरिटरीज से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट इनमें से इनकरेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट, दीज आर एरियाज विच आर टू स्मॉल टू बिकम एन इंडिपेंडेंट स्टेट बट विच कुड नॉट बी मर्जड विद एनी ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टेट। फर्स्ट स्टेटमेंट राइट है। ये छोटी टेरिटरीज होती हैं जिनको इंडिपेंडेंट स्टेट नहीं बनाया जा सकता है और ना ही इनको किसी दूसरे स्टेट के साथ मर्ज किया जा सकता है। सेकंड ऑप्शन, दीज टेरिटरीज डू नॉट हैव द पावर्स ऑफ द स्टेट। अब जब ये यूटीज होती हैं तो इनके पास स्टेट पावर्स नहीं होते हैं। थर्ड ऑप्शन, द सेंटर गवर्नमेंट हैज स्पेशल पावर इन रनिंग दीज एरियाज। तो ये भी यहाँ पर वैलिड स्टेटमेंट है। फोर्थ, चंडीगढ़, हरियाणा, लक्षद्वीप और द कैपिटल सिटी ऑफ दिल्ली और कॉल्ड यूनियन टेरिटरीज। ये जो स्टेटमेंट है ये राइट हो जाता अगर यहाँ पर हरियाणा ना होता। तो हरियाणा जो यहाँ पर स्टेट है ये स्टेट हैं तो ये यहाँ पर यूटी नहीं है, रेस्ट बाकी यूटीज हैं। तो यही हमारा आंसर होगा। तो चंडीगढ़, हरियाणा, लक्षद्वीप एंड कैपिटल सिटी ऑफ दिल्ली और कॉल्ड यूनियन टेरिटरीज, ये यहाँ पर इनवैलिड स्टेटमेंट है क्योंकि हरियाणा इट इज अ स्टेट एंड इट इज नॉट ए यूटी। क्वेश्चन नंबर 36, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन। 36 को हमने पढ़ना है और आइडेंटिफाई करना है करेक्ट स्टेटमेंट इनमें से कौन है। फर्स्ट ऑप्शन, ग्राम पंचायत इज फॉर रूरल एरियाज, सिमिलरली वी हैव म्यूनसिपलिटीज फॉर द अर्बन एरियाज। वैलिड स्टेटमेंट है। सेकंड, बिग सिटीज आर कॉन्स्टिट्यूटेड इनटू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशंस। ये भी वैलिड है। श्रीनगर, जम्मू दो ही म्यूनसिपल कॉर्पोरेशंस हैं यहाँ पर। बोथ म्यूनसिपलिटीज एंड म्यूनसिपल कॉर्पोरेशंस आर कंट्रोल्ड बाय इलेक्टेड बॉडीज कंसिस्टिंग ऑफ पीपल एज रिप्रेजेंटेटिव्स। तो ये वाला स्टेटमेंट भी राइट स्टेटमेंट है। तो हमारा जो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा दैट इज डी पार्ट, ऑल ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर ट्रू। क्वेश्चन नंबर 37, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। हमारे यहाँ पर चार स्टेटमेंट्स दी हुई हैं। चारों स्टेटमेंट्स को पढ़ने के बाद हमने आइडेंटिफाई करना है कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट, अर्बन लोकल गवर्नमेंट इज पॉपुलरली नोन एज पंचायत राज। ये वाला स्टेटमेंट ही गलत है क्योंकि जो अर्बन लोकल गवर्नमेंट है इनको पंचायत राज नहीं, इनको हम अर्बन एरिया या म्यूनसिपलिटी या म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन या म्यूनसिपल काउंसिल के नाम से जानते हैं। तो रूरल लोकल गवर्नमेंट को हम पंचायत राज के नाम से जानते हैं। पहला ही हमारा जो स्टेटमेंट है दैट इज इनकरेक्ट। तो यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। बाकी भी हम पढ़ते हैं। ईच विलेज और ए ग्रुप ऑफ विलेज इन सम स्टेट्स हैज ए ग्राम पंचायत। ये सही है। दिस इज ए काउंसिल कंसिस्टिंग ऑफ सेवरल वार्ड मेंबर्स ऑफन कॉल्ड पंच एंड ए प्रेसिडेंट और ए सरपंच। ये भी सही है। लास्ट पर हमारा ऑप्शन है सरपंच डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द एडल्ट पॉपुलेशन लिविंग इन द विलेज और ए वार्ड। तो ये वाला स्टेटमेंट भी राइट है। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन फर्स्ट, अर्बन लोकल गवर्नमेंट्स को पंचायत राज नहीं म्यूनसिपलिटी के नाम से हम जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। द पंचायत वर्क्स अंडर द ओवरऑल सुपरविजन ऑफ द ग्राम सभा। स्टेटमेंट वैलिड है। ऑल द वोटर्स इन द विलेज आर इट्स मेंबर्स। सभी वोटर्स जो एक गांव के होते हैं वो ग्राम सभा कहलाते हैं। इट हैज टू मीट एट लीस्ट ट्वाइस और थ्राइस इन द ईयर टू अप्रूव द एनुअल फाइनेंशियल बजट ऑफ द ग्राम पंचायत एंड रिव्यू द परफॉर्मेंस ऑफ द ग्राम पंचायत। तो ये वाला स्टेटमेंट भी वैलिड है। व्हेन ग्राम पंचायत आर ग्रुप टुगेदर दे फॉर्म ए पंचायत समिति और द मंडल पंचायत और द ब्लॉक पंचायत। तो ये वाला स्टेटमेंट भी राइट है। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा नन अमंग दीज इज इनकरेक्ट। यहां पर कोई भी गलत नहीं है, सभी यहां पर ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 39, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो यहां पर भी हमारे पास चार स्टेटमेंट्स दी हुई हैं। पढ़ने के बाद हमने आइडेंटिफाई करना है इनकरेक्ट इनमें से कौन सा वाला है। तो पहला स्टेटमेंट,
The sharing of power between the union government and the state government is basic to the structure of the constitution. Power sharing basic feature है constitution का, बिल्कुल right statement है. Second, it is easy to make change to this power sharing arrangement. तो अब जब ये basic structure of the constitution है तो इसको unilaterally change नहीं किया जा सकता है. यहाँ पर लिखा हुआ है कि easy है change करना, तो यही हमारा आंसर रहेगा. ऑप्शन बी इनकरेक्ट है, तो यही हमारा आंसर बी रहेगा. पावर शेयरिंग अरेंजमेंट जब बेसिक स्ट्रक्चर है तो इसको यूनिलेटरली सेंट्रल गवर्नमेंट के जरिए चेंज नहीं किया जा सकता है. बाकी भी हम पढ़ते हैं. द पार्लियामेंट कैन नॉट ऑन इट्स ओन चेंज दिस अरेंजमेंट, ये वाला सही है. एनी चेंज तो इट हैज़ टू बी फर्स्ट पासड बाय बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट विद एट लीस्ट 2/3 मेजर, जिसे हम स्पेशल मेजॉरिटी के नाम से भी जानते हैं. देन इट हैज़ टू बी रेटिफाइड बाय द लेजिस्लेचर ऑफ एट लीस्ट हाफ ऑफ द टोटल स्टेट्स. तो ये वाला स्टेटमेंट भी राइट है. तो हमारा इस क्वेश्चन का जो आंसर है दैट इज ऑप्शन बी. ये ईजी नहीं है, पावर शेयरिंग अरेंजमेंट ईजी नहीं होता है. क्वेश्चन नंबर 40, मेंशन द की फीचर्स ऑफ 3-टायर डेमोक्रेसी. जो 3-टायर डेमोक्रेसी लाया गया है 73rd अमेंडमेंट एक्ट के जरिए, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट वैलिड स्टेटमेंट है? फर्स्ट, इट इज कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी टू होल्ड रेगुलर इलेक्शन टू लोकल गवर्नमेंट बॉडीज, स्टेटमेंट वैलिड है. सेकंड, सीट्स रिजर्व रखी हुई है इन इलेक्टेड बॉडीज एंड एग्जीक्यूटिव हेड्स ऑफ दीज इंस्टीट्यूशंस फॉर द SCs, STs एंड OBCs, ये वाला भी सही है. थर्ड, सी पार्ट, एट लीस्ट 1/3 ऑफ ऑल पोजिशन रिजर्व फॉर द वुमेन, ये वाला भी सही है. स्टेट इलेक्शन कमीशन हैज बीन क्रिएटेड इन ईच स्टेट टू कंडक्ट पंचायत एंड द म्युनिसिपल इलेक्शंस, ये वाला भी स्टेटमेंट सही है. लास्ट वन, द स्टेट गवर्नमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू शेयर सम पावर्स एंड रेवेन्यू विद द लोकल गवर्नमेंट बॉडीज, द नेचर ऑफ द शेयरिंग वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट. तो ये वाला स्टेटमेंट भी राइट है. तो इनमें से कोई भी स्टेटमेंट गलत नहीं है. तो ये सभी की फीचर्स ऑफ 3-टायर डेमोक्रेसी कहलाते हैं. तो ये आपको 5 मार्क्स की शक्ल में क्वेश्चन भी आ सकता है. क्वेश्चन नंबर 41, व्हाट आर द की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म सिस्टम. जो फेडरल मॉडल ऑफ गवर्नेंस है इसके की फीचर्स क्या होते हैं, ये यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है. हम इसको समझने की कोशिश करते हैं. तो आंसर लिखा हुआ है, देयर आर 2 और मोर लेवल्स और टायर्स ऑफ गवर्नमेंट. तो सीधी बात है, एक फेडरल मॉडल में कम से कम 2 लेवल्स का होना मैंडेटरी है और ज़्यादा से ज़्यादा हम 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट भी यहाँ पर बना सकते हैं. डिफरेंट टायर्स ऑफ गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन्स बट ईच टायर हैज इट्स ओन जुरिस्डिक्शन इन स्पेसिफिक मैटर्स ऑफ लेजिस्लेशन, टैक्सेशन, एडमिनिस्ट्रेशन. सीधी बात है कि सभी जो स्टेट गवर्नमेंट हमारे पास, डिफरेंट टायर्स ऑफ द गवर्नमेंट हमारे पास जो हुआ करती हैं, इनके पास अपनी अपनी फिक्स्ड जुरिस्डिक्शन होती है एंड स्पेशल लेजिस्लेटिव पावर्स इनके पास होता है रिलेटेड टू लेजिस्लेशन, रिलेटेड टू टैक्सेशन, रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेशन. द एग्जिस्टेंस एंड अथॉरिटी ऑफ ईच टायर ऑफ गवर्नमेंट इज कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड. तो ये जो इनको जुरिस्डिक्शन दी हुई है कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए गारंटीड जुरिस्डिक्शन है. तो ये भी स्टेटमेंट सही है. द फंडामेंटल प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी यूनिलेटरली चेंज्ड बाय वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट. सच चेंजेस रिक्वायर द कंसेंट ऑफ बोथ द लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट. मीन्स कि जब हम किसी फेडरल अरेंजमेंट में या फेडरल फीचर में चेंज लाना चाहते हैं, यहाँ पर पार्लियामेंट यूनिलेटरली ये चेंज नहीं ला सकता है. यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट्स की कंसेंट या यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट्स की कंसल्टेशन भी चाहिए. साथ ही साथ कोर्ट्स हैव द पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द पावर ऑफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट. कोर्ट्स के पास यहाँ पर जुडिशियल रिव्यू का पावर भी होता है. साथ ही साथ सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू ऑफ ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट और क्लियरली स्पेसिफाइड इंश्योर इट्स फाइनेंशियल ऑटोनॉमी. तो जो सोर्स ऑफ रेवेन्यू है स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कौन कौन से सोर्स ऑफ रेवेन्यू रहेंगे, ये भी कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए वाजिया किए जाते हैं. द फेडरल सिस्टम हैज ड्यूल ऑब्जेक्टिव्स टू सेफगार्ड एंड प्रमोट द यूनिटी ऑफ द कंट्री और साथ ही साथ एकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटीज. तो ये जो सभी की पॉइंट्स हैं ये कहलाते हैं की फीचर्स ऑफ द फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस. इस तरह से आज का जो हमारा ये सेशन था ये कंप्लीट हो जाता है. सो वी विल बी बैक इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर. टिल देन स्टे ब्लेस्ड. अल्लाह हाफिज, फी अमानिल्लाह.